हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में वनों के संबंध में। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो रीट एसएसटी के सिलेबस में नया जोड़ा गया है। ये हमारी 8वीं यूनिट है जिसके विषय में अपनी बात कर रहे थे। दोस्तों यहाँ हमने भौतिक प्रदेश पढ़ चुके थे, जलवायु को हमने पिछले क्लास में देखा था। इसके अलावा जो अपवाह है, झील है, ये जो अपना जल संग्रहण है, कृषि फसलें हैं, खनिज ऊर्जा वगैरह, ये जो सारे टॉपिक हैं, नहरें, नदी, घाटियाँ, ये अपने हो चुके थे। दोस्तों परिवहन को अभी अपने नहीं देख रहे हैं, उद्योग, जनसंख्या, ये सारे टॉपिक अपने कर चुके थे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसके लास्ट टॉपिक वन एवं वन्य जीव के विषय में। दोस्तों पर्यटन स्थल को अलग से आपको विशेषता को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो आपकी झील है, जो आपने किले और जो महल है, मेले हैं, त्योहार हैं, वो पढ़ रखे हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों फिर भी अगर कुछ ऐसा होगा तो हम उसके विषय में भी बात करेंगे। फिलहाल हम इसके विषय में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज के जो इस यूनिट के अंतिम टॉपिक है वन और वन्य जीवों के विषय में। यहाँ पर हम पहले केवल वन को ही देख रहे हैं दोस्तों, कि राजस्थान में जो वन संपदा है वो किस प्रकार की होगी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम वनों की बात करें तो यहाँ से आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो दोस्तों वन संपदा यानी वन संबंधी जो भी आंकड़े हैं उनसे पूछा जा सकता है, जैसे कि राजस्थान में कितना प्रतिशत वन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ होते हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा आता है वनस्पति से संबंधित, यानी जो हमारे वनों के प्रकार हैं, कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, उनके आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और तीसरा आता है हमारा वन्य जीव। यहाँ हम अपने इन 2 के विषय में बात करेंगे अच्छे से, वन और वनस्पति के विषय में। नेक्स्ट वीडियो में अपनी वन्य जीव से संबंधित जो भी बातें होंगी वो करने वाले हैं, क्योंकि तीनों को शामिल करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अमूमन हमारा जो वन का जो टॉपिक है उसको आज अपनी कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं आंकड़ों के विषय में वन से संबंधित। दोस्तों हमारी अगर हम कहें पहली वन नीति कब बनी थी तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय में बनाई गई थी। और इसके समय में क्या हुआ था दोस्तों, भारत की बात कर रहा हूँ, कि जो इमारती लकड़ी है उनको काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उससे पहले जो लोग थे वो अपने अनुसार काट लेते थे, लेकिन इनको काटने पर प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्योंकि वनों संबंधी नीति में कुछ भी अगर हुआ तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बनी थी दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश काल में अगर आपसे पूछा जाए पहली वन नीति कब बनी थी तो वो बनी थी 1894 के अंदर। उसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई। ये डायरेक्ट देखिएगा फैक्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं याद करने के लिए, इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी जो आपको याद करनी है। ये इसी प्रकार का टॉपिक है दोस्तों। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी तो 1949 के अंदर जो है वन विभाग की स्थापना हुई। स्वतंत्र भारत में अगर हम कहें वन नीति, स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब बनी तो वो 1952 में बनाई गई थी दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पूछे गए हैं। और मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो आपके सामने फैक्ट हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब बनी तो वो बनी थी 1952 के अंदर, और इसे संशोधित किया गया था 1988 के अंदर। इस वन नीति के अनुसार क्या है दोस्तों कि जो आपका भू क्षेत्र है उसके 33% पर वन होने चाहिए, इतने अनिवार्य हैं वन। पिछले लेक्चर में भी हमने इसके विषय में बात की थी दोस्तों, यानी 33% वन होने अनिवार्य हैं, तभी प्रदूषण से अपने बच सकते हैं। तो क्या राजस्थान में 53% है? नहीं, लगभग 9.5 के आसपास ही है। तो इस प्रकार से राजस्थान में हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में वन नहीं है, क्योंकि यहाँ का भौगोलिक वातावरण जो है वो कुछ इसी तरह का है। इसके बाद में देखिएगा अगर हम कहें वन संबंधी कोई कानून किसी रियासत में बने थे राजस्थान में, सबसे पहले जोधपुर रियासत के अंदर इससे संबंधित कानून या नियम बनाए गए थे दोस्तों। इसके बाद में अगले फैक्ट को देखिएगा, राज्य सरकार ने वन अधिनियम कब बनाया था 1953 में। इसको याद रखिएगा, राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार ने वन अधिनियम कब बनाया था 1953 में। आज़ादी के बाद की ही अपनी बात कर रही हैं दोस्तों।
भारत में सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए वन कहाँ है तो एमपी में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है दोस्तों तो एमपी में है। और सबसे कम कहाँ है पंजाब में है दोस्तों, क्योंकि खेती के लिए जो है अधिकतर वनों का वहाँ पर काट दिया गया है और काफ़ी कम संख्या में वहाँ पर वन है। काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर खेती के रूप में होता है। तो सबसे कम जो है वो पंजाब में है और सबसे ज़्यादा जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे देखिएगा, राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है तो 9.57% पर वन है दोस्तों। ये हमारी जो नई जो रिपोर्ट आई है 2019 को, उसके विषय में अपनी बात कर रही हैं दोस्तों। ये अपने वन सर्वेक्षण की नई रिपोर्ट है, आपसे यहाँ से ही आंकड़े पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित जिले कौन से हैं, यानी कौन से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े या सबसे ज़्यादा वनों वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे पहले उदयपुर आता है, फिर अलवर आता है और फिर प्रतापगढ़ आता है। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा किसमें है उदयपुर में, फिर उससे कम किसमें है अलवर में है, और फिर उससे कम किसमें है दोस्तों, उससे कम प्रतापगढ़ में है। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर हम देखें न्यूनतम अगर आपसे पूछा जाए वनाच्छादित कौन से हैं तो चूरू है, यानी चूरू में सबसे कम है। चूरू के बाद में ज़्यादा जो है वो हनुमानगढ़ में है, उससे ज़्यादा जोधपुर में है। ये अवरोही क्रम में होता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। यानी सबसे कम आरोही क्रम में है, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। सबसे कम किसमें है, चूरू में है, चूरू के बाद में हनुमानगढ़ में है और हनुमानगढ़ के बाद में जोधपुर में है दोस्तों। तो सबसे कम किसमें हुए, चूरू में। चूरू से ज़्यादा किसमें हुए, हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ से ज़्यादा किसमें हुए, जोधपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम किसमें है तो वो चूरू में है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो वो है हमारी राजस्थान में प्रतिशत, यानी जो किसी भी क्षेत्र का जो प्रतिशत है, क्षेत्रफल के अंदर जो प्रतिशत है यानी कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो उसके आधार पर देखिएगा सबसे पहला नंबर उदयपुर का ही है, लेकिन दूसरा नंबर यहाँ बदल गया है, प्रतापगढ़ का है, तीसरा सिरोही का है और चौथा करौली का है। ये फैक्ट है दोस्तों, आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। यहाँ से प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ऐसा कहूँ तो बिल्कुल सही बात होगी। तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो कौन से होंगे, प्रतिशत के आधार पर। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। क्षेत्रफल शब्द आए तो फिर ये वाला होगा, प्रतिशत की बात करें तो फिर कौन सा होगा, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है और करौली है। न्यूनतम की बात करें किसके आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, तो फिर जोधपुर है, फिर चूरू है, फिर नागौर है और फिर जैसलमेर है दोस्तों। यानी वहाँ के क्षेत्रफल पर जो प्रतिशत में वन पाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें कि राजस्थान का मुख्य वन वृक्ष कौन सा है तो वो धोकड़ा है। लगभग 60% पर तो हमें यही देखने को मिलता है। उसके बाद में जो नाम आता है वो सागवान का आता है या फिर सालर वन का आता है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं, राजस्थान वन अधिनियम 1953 है। उसके अनुसार जो वन है उनको 3 भागों में बांटा गया है, या हम कहें सरकारी जो अपने वनों का वर्गीकरण है वो कितना है तो 3 भागों में हम इसको बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा आरक्षित वन। आरक्षित वन कौन से होते हैं दोस्तों, आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जिनमें वृक्षों की कटाई और पशुओं की चराई बिल्कुल वर्जित है, यानी आप उनको नहीं काट सकते हैं, नहीं वहां पर पशु चरा सकते हैं। और ऐसे जो वन है वो सर्वाधिक उदयपुर में है। ये 38.11% क्षेत्रफल पर आपको मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं संरक्षित वनों की। संरक्षित वन कौन से हो गए, वृक्षों की कटाई यहाँ वर्जित होती है, किंतु वनपाल जो है वनपाल की आज्ञा से पशु चराई हो सकती है। और ये जो सबसे ज्यादा है ये कहाँ है दोस्तों, ये 12 में है। समझिएगा इस बात को। यहाँ तो देखिए आरक्षित में तो हम काट ही नहीं सकते थे, न देखिए पशु चरा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, काटना तो बिल्कुल ही मना है, लेकिन पशु चरा सकते हैं, वो भी वनपाल की आज्ञा हो तो अपने पशु चरा सकते हैं, अन्यथा वो भी वर्जित होता है दोस्तों। ऐसे वन जो है वो 12 में है। ये 55.54% क्षेत्रफल पर आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों जो आता है वो है हमारे अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन कौन से होंगे दोस्तों, यहाँ पर पशु चराना और पेड़ काटना संभव होता है। जो इन दोनों में नहीं है वो सारे अवर्गीकृत हो गए। जैसे आपको रेलवे लाइनों के आसपास जो भी वन मिल जाएंगे, इस प्रकार के जो वन है जिनको क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता वो सारे इसमें आते हैं। ये 6.25% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। तो इसके द्वारा जो अपने वन है उनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए वन किस सूची का विषय है, जैसे केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। केंद्र सूची तो हम उनको मानते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास में है। राज्य सूची वालों पर राज्य कानून बनाते हैं, समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची का वर्तमान में ये देखिए विषय है। अगर आपसे पूछा जाए वनों का संकेंद्रण कहाँ है, यानी वन सबसे ज़्यादा कौन सी साइड में है, तो वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होंगे। आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा राजस्थान रह गया, ये हमारी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी, ये 50 सेंटीमीटर वाली रह गई, ये अरावली पर्वतमाला रह गई। इसके पूर्व के अंदर ये जो हमारा अति आर्द्र वाला क्षेत्र था, यानी जहाँ पर पानी ज़्यादा था, क्योंकि वनस्पति के लिए क्या चाहिए दोस्तों, पानी चाहिए। जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहीं पेड़ ज़्यादा होंगे। पहाड़ों पर जाते हैं तो आपको पेड़ मिलते हैं, लेकिन रेगिस्तान में आपको पेड़ नहीं मिलते हैं क्योंकि पानी नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इधर जाएंगे तो पानी भी बढ़ता है, तो इसी प्रकार से वनस्पति भी बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि ज़मीन भी अच्छी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय वन अनुसंधान देहरादून की फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 की विषय में है। इसी के संबंध में अभी तक अपने आंकड़ों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये कहा गया है कि राजस्थान में 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है दोस्तों, और ये वन जो है वो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57 है और अनिवार्य होता है 33%। तो पास है क्या दोस्तों, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 33% चाहिए, लेकिन 33% राजस्थान के नंबर नहीं आ रहे हैं, 9.57 ही आ रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है। और भारत के क्षेत्रफल का तो बिल्कुल ही कम हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों 2017 में बात करें तो इतना था 32,828, और अभी कितना हो गया है 32,737, यानी थोड़ा बहुत कम ही हुआ है, ज़्यादा तो यहाँ हम नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में वनों के संबंध में। राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती हैं, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएं, आसान हो जाएं दोस्तों। हम यहाँ अब जो देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार के वन जो हैं वो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, जिसके विषय में अपनी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ राजस्थान के जैसा ही आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो हमारी रेखा आती है 25 सेंटीमीटर की रेखा, फिर उसके बाद में हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर वाली रेखा आ गई, ये हमारी अरावली आ जाती है दोस्तों इस प्रकार से। और इधर जो हमारा क्षेत्र एक और रह गया अति आर्द्र वाला, यहाँ देखिएगा दोस्तों ये 25 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर यानी वर्षा कैसी होती है, बहुत ही कम होती है दोस्तों। और ये जो हमारी रेखा आ गई ये 50 सेंटीमीटर वाली आ गई। यहाँ की अगर हम बात करें तो 60 प्लस है दोस्तों, जो अपनी वर्षा होती है वो 60 से ज़्यादा होती है, 80 तक हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो है वो 80 प्लस में है। तो दोस्तों जैसे जैसे वर्षा बढ़ेगी वैसे वैसे ही वनों की मात्रा भी बढ़ती है। ये 1 नंबर एरिया की अगर अपनी बात करें, यहाँ कौन से प्रकार के वन होंगे, तो यहाँ पर कंटीले वन होते हैं दोस्तों। आपने जो इसका भौतिक विभाजन है उसको देखा होगा दोस्तों, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक विभाजन ही है जिसको अपने पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये कंटीले वन हो गए। हम इसके साथ में एक और शब्द भी जोड़ सकते हैं, वो होगा शुष्कतम। ये हो गए शुष्कतम कंटीले वन। यहाँ पर इस एरिया में आपको क्या मिलेंगे, शुष्कतम कंटीले वन मिलेंगे। वैसे तो कौन से वन हो गए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सूखा ही तो है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर होती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ जो वनस्पति मिलेगी उस वनस्पति को आप जीरोफाइट्स के नाम से कह सकते हैं। बस कंटीली झाड़ियाँ ही होती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो मिलेंगे घास मिल जाएंगे, जैसे कि सेवण है, धामण है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये जो अपना दूसरा भाग है इसकी हम बात करें तो यहाँ पर भी वर्षा यहाँ से थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर थोड़े से ठीक वन होते हैं। हम इनको कह सकते हैं अर्ध शुष्क कंटीले वन है। तो वो भी कंटीले, एक साथ में हम इनको कंटीले के रूप में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा तो हमें समझ में थोड़ा अच्छे से आता है। तो दोस्तों अर्ध शुष्क कंटीले वन जो हैं इसमें जैसे हम कह सकते हैं कि खेजड़ी आता है, और इसके अलावा रोहिड़ा है, ये चीज़ें आपने देखी होगी। इसके अलावा देखिएगा केर हो गया या फिर बेरी होगी,
बेरिए आपने खाए होंगे दोस्तों, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वाले वन है वो यहाँ पर हो गए। इसके बाद में दोस्तों ये अपनी अरावली रह गई। यहाँ जो उपार्द्र वाला जो अपना क्षेत्र था, यहाँ पर आए उपोष्ण पतझड़ वन। कौन से वन आए? उपोष्ण पतझड़ वन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें नीम है, आंवला है, पलाश है, इस प्रकार के वन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे रह गए उष्ण आर्द्र वन। उष्ण आर्द्र वन, इन वनों को हम क्या नाम दे रहे हैं? उष्ण आर्द्र वन नाम दे रहे हैं दोस्तों। उष्ण आर्द्र के साथ में अगर आप जोड़ना चाहें तो सदाबहार जोड़ सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सदाबहार नहीं है, हम इनको अर्ध सदाबहार भी कह सकते हैं, क्योंकि सदाबहार जब होंगे जब 150 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर क्या है होती हो दोस्तों। तो यहाँ 2 प्रकार के वन आपको मिलेंगे। इस साइड में आपको मिलेगा धोकड़ा, तो ये धोकड़ा प्रधान हो गए। नीचे सागवान के वन मिलते हैं, तो ये जो एरिया है वो आपका सागवान प्रधान हो गया। इसके अलावा एक चीज आपको यहाँ पर विशेषता और याद रखनी है, ये वाला जो एरिया रह गया माउंट आबू, जिसको अपने कह रही हैं, माउंट आबू जो है, ये जो माउंट आबू है यहाँ पर कौन से वन होंगे? पर्वत है, तो यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार भी कह सकते हैं, सदाबहार भी आप कह सकते हैं अगर ज़्यादा वर्षा हो जाएगी तो। ये कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आपसे यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा जाने वाला है। यहाँ पर आपको शीशम मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सालर वृक्ष भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ एक वनों के प्रकार हैं जिनके विषय में अपने बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से वनों की बात की हमने? सबसे पहले हम शुष्कतम कंटीले वनों की बात कर रहे हैं। शुष्कतम कंटीले वन कहाँ थे? 25 सेंटीमीटर, यानी ये जो आपका शुष्क मरुस्थल था, आप उस भौतिक विभाजन को याद करके देखिएगा जो आपने पढ़ा है अभी तक। और उसके बाद में ये जो आपका एरिया था ये अर्ध शुष्क था। अर्ध, तो ये कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क कंटीले वन। ये दोनों कंटीले वन ही हैं दोस्तों, लेकिन ये शुष्कतम कंटीले वन हो गए और ये अर्ध शुष्क कंटीले वन हो गए, क्योंकि जब इनको देखिए जोड़ा जाएगा तो लगभग ये 6.26% ही है। कितना है दोस्तों? 6.26% है, बहुत ही कम है तो कंटीले ही। ये शुष्कतम हो गए और ये अर्ध शुष्क वाले कंटीले वन हो गए, और ये सबसे कम क्षेत्र पर पाए जा रहे हैं। एरिया तो देखिएगा बहुत बड़ा रह गया, ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा रह गया, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर आप वनों को देख पा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे अपनी बात करें तो वो हमारा रह गया उपोष्ण पतझड़ वन। कौन से रह गए दोस्तों? उपोष्ण पतझड़ वनों की अगर अपनी बात करते हैं तो उपोष्ण पतझड़ वनों में ये लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर जहाँ तक वर्षा होती है वहाँ तक आपको ये देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और ये जो आपके धोकड़ा वाले वन हैं ये काफ़ी मात्रा में होते हैं, 58.11% है। और सागवान वाले जो वन है यहाँ के जो हैं 68% अपने मान करके चलते हैं, ये 0.39% है। ये कोई परसेंटेज आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं ऐसा कभी पूछा जाना है, बस एक अनुपात के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना था कि हमारे यहाँ पर वन कौन कौन से पाए जा रहे हैं। उष्ण आर्द्र वाले कौन से रह गए दोस्तों? ये वाली जो अपनी बेल्ट है ये उपोष्ण पतझड़ी वन रह गए, सॉरी कौन से वन रह गए? ये वाली जो अपनी बेल्ट थी ये कौन सी रह गई? ये उपोष्ण पतझड़ी रह गई। और ये वाले जो हैं वो उष्ण आर्द्र सदाबहार वन वाले रह गए दोस्तों। तो यहाँ पर धोकड़ा प्रधान है और यहाँ पर सागवान प्रधान है। इनको अभी अपने पूरे अच्छे से डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुष्कतम कंटीले वनों के विषय में दोस्तों। तो ये जो वन है ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे दोस्तों? ये आपको मिलेंगे पश्चिमी राजस्थान में, जिसकी अभी हमने बात भी की थी। ये जो हमारा राजस्थान था ये वाला एरिया था 25 सेंटीमीटर वाला, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद में औसत वर्षा अभी मैंने आपको बताई भी थी 25 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, उससे कम में ये मिलते हैं। इनकी जड़ें कैसी होगी दोस्तों? गहरी होगी, लकड़ी कठोर होगी, और पत्तियां कैसी होती है? कंटीली। क्यों होती है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति कैसा क्यों है? वो ऐसा है क्योंकि उसका आसपास का वातावरण वैसा है दोस्तों। एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा, आप अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल होते हैं। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप भी होते हैं दोस्तों। अपवाद की मैं बात नहीं कर रहा, कहने को आप कुछ भी कहें, जिस समूह में आप रहते हैं आप उसका एवरेज होते हैं, न कुछ उससे उच्च गुण मिल जाएंगे, कुछ उससे कम गुण भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये वातावरण के कारण ही इस प्रकार की हैं, क्योंकि जड़ें गहरी
गहरी होती है क्योंकि पानी यहाँ पर काफ़ी नीचे होता है। लकड़ी कठोर हो जाती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर काफ़ी होने के कारण लकड़ी जो है वो धूप से क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। वाष्पीकरण कम हो इसके लिए भी होती है दोस्तों। कंटीली झाड़ियाँ, पत्तियां जो होंगी इनकी आपको इस प्रकार से कंटीली पत्तियां ही मिलती हैं। कैक्टस वगैरह में तो कांटे ही होते हैं दोस्तों। मुख्यतः इसका तो यहाँ का वृक्ष ही या हम कहें वनस्पति में ही दोस्तों नागफनी आती है और कैक्टस आता है दोस्तों। कैक्टस और नागफनी ये जो है ये कंटीली झाड़ियाँ कांटे ही तो हैं जिनको अपने बाड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं दोस्तों। इसमें देखिएगा कौन सी हो गई मुख्य वनस्पति, नागफनी हो गई और ग्वारपाठा हो गया। ग्वारपाठे की सब्जी भी बनती है मेथी के साथ में, आपने देखा भी होगा। तो ग्वारपाठा है, आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी हम इसको काम में लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा नागफनी गार्डन कहाँ पर है, कुलधला जो जैसलमेर में स्थान है वहाँ पर आपको ये गार्डन देखने को मिल जाएगा। नागफनी का गार्डन जिसको अपने कैक्टस गार्डन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कैक्टस। कैक्टस भी बहुत खूबसूरत होते हैं, देखने में बहुत सारी आकृतियों के आपको मिलेंगे। इस प्रकार के पत्ते की आकृति की भी होते हैं, ऐसे गुंबदाकार भी होते हैं जिसपे कांटे निकले होते हैं, बहुत प्रकार के गोलाकार भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रकार के आपको कैक्टस देखने को मिलते हैं। घास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेवण घास है, दामन घास है, करंज है, मोपेन है, निपन है। अमूमन तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है, सेवण, दामन, करड़, अंजन, ये सब क्या है दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो है वो एक प्रकार से घास के प्रकार हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेवण के विषय में। सेवण जो घास है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लसियारुस सिंडिकस। ये बहुत ही प्यारा सा नाम है, अच्छा लग रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अजीब सा है तो याद रह ही जाएगा ना। सेवण घास का ये नाम है। स्थानीय भाषा में इसे लीलोण कहते हैं या फिर लीलन कहते हैं दोस्तों। ये कैसा घास है, प्रोटीन युक्त है। आपके लिए प्रोटीन नहीं है दोस्तों, पशुओं के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और ये कहाँ होता है, लाठी सीरीज में। हमने जब देखिए जलवायु पढ़ी थी तब भी हमने इसके विषय में बात की थी कि लाठी सीरीज में सेवण घास होती है जो कि पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली जो हमारी मावट है उसका जो उसको सबसे ज़्यादा लाभ वहाँ पर मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आगे हम देख लेते हैं अर्धशुष्क कंटीले वनों को। ये कौन से होते हैं, किस प्रकार के वन होते हैं। ये अपना दूसरा प्रकार था। और थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बाद में और अरावली से पहले ये बीच का जो क्षेत्र है ये वाला था। ये वन मुख्यतः अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। औसत वार्षिक वर्षा हो गई 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर हो तो वहाँ तक ये आपको मिल जाएंगे। इनकी भी जड़ें कैसी होंगी, गहरी होंगी, लकड़ी कठोर होगी, पत्तियां भी इनकी कंटीली होती हैं। कुछ कुछ विशेषताएं उनके जैसी ही आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ जो मुख्य वनस्पति है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी है, रोहिड़ा है, बबूल है, केर है, बेर है। बबूल यानी किक्कर का नाम आपने सुन रखा होगा दोस्तों, जंटी का नाम सुन रखा होगा, वो सारे इसी के नाम आते हैं। तो यहाँ किक्कर जो है बबूल को कहते हैं, जांटी तो खेजड़ी को कहते हैं अपने। आगे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम खेजड़ी को ही पढ़ लेते हैं। खेजड़ी किसे कहते हैं, तो 1983 में देखिएगा खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था 1983 में, राज्य वृक्ष। अगर आपसे पूछा जाए हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है तो वो है खेजड़ी। दोस्तों आज मैं आपसे केवल उन्हीं बातों को करने जा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। हम केवल वही कर रहे हैं, कुछ भी इधर उधर का लेकर के नहीं आ रहे हैं, कुछ भी टाइम पास अपने पास में नहीं है, क्योंकि टाइम अपने पास में पहले ही बहुत कम है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, जो सबसे ज़्यादा संभावित है उन्हीं की अपने बात कर रहे हैं। तो इनका जो वानस्पतिक नाम है वो है प्रोसेसिव सिनेरेरिया। सी कर लेना दोस्तों इसको, प्रोसेसिव सिनेरेरिया इसका वानस्पतिक नाम होता है। वेदों में इसे समी भी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में हम इसे जांटी कहते हैं। 1730 में मारवाड़, ये देखिएगा थोड़ी सी अलग बात है, खेजड़ी वृक्ष के लिए आंदोलन चला था 1730 में मारवाड़ रियासत के अंदर अभय सिंह के समय। तो उस समय जो खेजड़ी वृक्ष को जो है वहाँ पर काटा जा रहा था, तो अमृता देवी के नेतृत्व में यहाँ पर एक आंदोलन हुआ जिसमें वो पेड़ों से चिपक जाते हैं और सरकार के कारिंदों के द्वारा उनको पेड़ों के साथ ही काट दिया जाता है। तो 363 लोगों ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया था। यहाँ पर मेला भी लगता है। अब ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है, थर्ड ग्रेड का, तो ये फेवरेट प्रश्न है
टीचर ग्रेड का ये फेवरेट प्रश्न रहता है हमेशा ही कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? दशहरे पर। या आपसे पूछा जाए दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है, तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। इसकी जो फलियां होती है हम उनको सांगरी कहते हैं। और केर सांगरी की सब्जी आपने खाई होगी दोस्तों, बहुत अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है केर सांगरी की सब्जी। और ये जो है हमारे राजस्थान के पंचकूटा में शामिल होती है। ये एक प्रकार की औषधि होती है दोस्तों, जिसमें काचर से बनती है दोस्तों। अगर किसी ने नहीं देखा है तो फिर क्या कर सकते हैं, ककड़ी देखी होगी, उसी तरह का होता है छोटा काचर। और एक होता है कुमटा, कुमटे के बीज इस्तेमाल किए जाते हैं, गुंदा फूल इस्तेमाल किए जाते हैं, सांगरी और केर। तो इन सबको मिला करके देखिए जो है औषधि के रूप में काम में लेते हैं और बहुत स्वादिष्ट सब्जी भी बनती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं दूसरी वनस्पति के बारे में, जिसका नाम था रोहिड़ा। रोहिड़ा किस लिए जाना जाता है, क्योंकि ये हमारा राज्य पुष्प है। कब बनाया गया था? 1983 में इसे राज्य पुष्प जो है घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेटा आंडुलेटा। अगर आपसे पूछा जाए टिकोमेटा आंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो रोहिड़ा का जो है वैज्ञानिक नाम है। ये इमारती लकड़ी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसकी लकड़ी मुलायम होती है, इसी कारण इसे राजस्थान का सागवान या मारवाड़ टीक भी कहते हैं। इमारती लकड़ी किसे कहेंगे? जिसमें हम इमारत में गेट, दरवाजे या किसी रूप में हम इसको काम में लेते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इसे मरु शोभा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो फूल हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, इसीलिए इसे राज्य पुष्प ही घोषित किया गया है दोस्तों। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगले के संबंध में, जो है हमारा उपोष्ण पतझड़ वन। ये अरावली के पूर्वी ढालों पर मिलता है। ये हमने बात भी की थी कि अरावली के पूर्वी जो हमारा उपोष्ण जलवायु वाला जो क्षेत्र रह गया, उपोष्ण पतझड़ वन, ये अरावली के पूर्वी ढालों पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ के लिए औसत वार्षिक वर्षा है जो आपको चाहिए 60 से 80 सेंटीमीटर तक। और इनमें जो वनस्पति है वो पलाश हो गई, नीम हो गई और आंवला हो गई। उम्मीद करता हूँ इन नामों से आप थोड़े बहुत वाकिफ होंगे दोस्तों। पहले पलाश के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन रहता है, चाहे आरएएस का एग्जाम हो तो भी वहाँ पर बहुत बार पूछा गया है। ढाक के 3 पात, ये कहावत आपने सुनी होगी, तो ये ढाक ही है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखिए बहुत सुंदर होता है, इसे वन की ज्वाला भी कहते हैं, क्योंकि इसके फूलों का कलर ज्वाला की तरह ही होता है। ब्यूटिया यानी ब्यूटी से आप इसको जोड़ करके याद कर सकते हैं ढाक को। ये मुख्यतः कहाँ मिलेगा? बनास नदी बेसिन में। अगर आपको इसको देखना है तो वहाँ पर जाकर के आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। होली के आसपास जो है इसमें फूल लगते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं इसके फूल भी। और इसका जो नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। अगर आपसे पूछा जाए वन की ज्वाला किसे कहते हैं दोस्तों, तो फिर यही आंसर होगा हमारा पलाश। कई बार ये इस नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी दे देता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में हम खस के विषय में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये भी एक घास होती है, सुगंधित घास है, इस तरफ ही होती है, इसलिए क्योंकि इसका देखिएगा इत्र यानी सेंट बनता है। ठंडाई, जो आप सर्दियों में ठंडाई पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो भी बनाई जाती है। बहुत ही खुशबूदार होती है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है दोस्तों। ये धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर इस साइड में आपको मिल जाएगी। इधर अपने साइड में यानी अरावली के पश्चिमी साइड में आपको नहीं मिलेगी, अरावली के पूर्वी साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे देखें तो राजस्थान भी देखिएगा 2 ध्रुवों में ही बंटा हुआ है। एक तरफ तो पूरी तरह से रेगिस्तान है और एक तरफ पूरी तरह से पहाड़ है, अच्छे अच्छे मैदान हैं, खूब सारी नदियां हैं दोस्तों। तो इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें उष्ण सदाबहार वनों की। चौथा हमारा जो प्रकार था दोस्तों, फिर से दोहरा देता हूँ, ये नाम आपसे विशेषतः कहीं पूछे जाने वाले नहीं है। या तो आपका पहला पोर्शन जो हमने वन संपदा को देखा था वहाँ से प्रश्न पूछा जाना है, या फिर पलाश जिन वृक्षों के बारे में हमने बात की वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिएगा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जिलों में ये हमें देखने को मिलेगा। औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अति आर्द्र वाला एरिया अपने इसको देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा मुख्य वनस्पति जो है धोकड़ा, तेंदू, सागवान और बांस। इन वृक्षों को हम 2 भागों में बांट करके भी पढ़ सकते हैं। एक हमारा रहेगा धोकड़ा प्रधान
और दूसरा जो रहेगा हमारा सागवान प्रधान, इस रूप में भी आप इसको बांट करके पढ़ सकते हैं। धोकड़ा वन जो है हमारा दक्षिणी पूर्वी जिलों में आपको देखने को मिल जाएगा। सागवान वन जो है हमें दक्षिणी जिलों में देखने को मिलते हैं, जिसमें उदयपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, ये आपको मुख्यतः याद रखें। शुष्क सागवान के वन कहाँ मिलेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे पास में आता है तेंदु वृक्ष, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो उपयोग है बीड़ी बनाने में किया जाता है। इस वृक्ष का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1976 में किया गया। ये उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में होता है दोस्तों, बीड़ी बनाने के काम आता है। महुआ, ये भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। इसे हम कहते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष, क्योंकि ये कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं इसके साथ में ही दोस्तों, क्योंकि इससे क्या बनती है, देसी शराब। थोड़ी इनकी भावनाओं को समझ लीजिएगा किस प्रकार से कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं, इसलिए इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। तो ये इनको कल्पना लोक में ही लेकर के जा रहा है, इसीलिए हमने इसको कल्प वृक्ष कहा है। और इसका जो फल होता है डोरमा, उससे तेल प्राप्त होता है, इससे डिटर्जेंट भी बनता है, जिसको साधारण भाषा में सर्फ कहते हैं अपने दोस्तों, वही बात मैं कर रहा हूँ, डिटर्जेंट भी बनता है। ये उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साइड में आपको मिल जाएगा। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष, ये नाम आप विशेषता याद रखिएगा, क्योंकि एक तो आता है आदिवासियों का हरा सोना और एक आदिवासियों का कल्प वृक्ष। अभी हम हरे सोने के बारे में देख लेते हैं, जो कि होता है बांस। ये आपसे पूछा जाता है आदिवासियों का हरा सोना हम किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो होता है बांस। और ये एक प्रकार की घास ही है, बहुत लंबी घास है दोस्तों। कितनी लंबी है देख सकते हैं, जितने लंबे बांस होते हैं। ये बांसवाड़ा में तो मिलेगा ही मिलेगा, बांसों का बाड़ा बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर के आसपास के एरिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फिर हम बात करें सागवान। सागवान जो है इमारती लकड़ियों के लिए जाना जाता है। सागवान के फर्नीचर बनते हैं, इमारती लकड़ियां भी काम में लेते हैं, जैसे गेट, दरवाजे। बहुत महंगा भी होता है दोस्तों। ये प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, यहाँ पर होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम लास्ट में बात कर लेते हैं पर्वतीय अर्ध सदाबहार वन की। ये मुख्य माउंट आबू की हमने इसके विषय में बात की थी दोस्तों। यहाँ बरगद है, शीशम है, सालर है, इस प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पर्वतीय है, पर्वतीय प्रकार के वन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपसे वैसे भी पूछा जाता है कि पर्वतीय वन कहाँ मिलेंगे, तो जहाँ पर पर्वत है सबसे ज़्यादा है वहीं तो मिलने वाले हैं ना दोस्तों। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको भी देख लेते हैं, फिर ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। गोंद के लिए जाना जाता है चौटन को। कत्था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कत्था किसे कहते हैं, इसे खेर भी कहते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में ये आपको मिल जाएगा। कथोड़ी जाति का संबंध इसके होता है। कत्थे का काम जो करते हैं कथोड़ी, नाम भी इससे मिलता जुलता है, आसानी से याद रह जाने वाला था। आवल जो है वो चमड़े की टैनिंग यानी चमड़ा उद्योग जो है वहाँ पर इसको काम में लेते हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में ही आपको मिल जाएगा। अर्जुन वृक्ष, ये भी काफ़ी पूछा जाता है परीक्षा में। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये होता है। रेशम कीट पालन इस वृक्ष पर किया जाता है। रेशम कीट पालन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देश में वनों की दृष्टि से राज्य 9 नंबर पर है, ये नंबर याद रख लेना आप। प्रति व्यक्ति वनारोपण या वृक्षारोपण जो हमारे यहाँ पर है 0.04 हेक्टेयर है। सवाई तेज सिंह जो है उन्होंने 1947 में फॉरेस्ट सेटलमेंट पुनरीक्षण पुस्तक तैयार करवाई थी, जिसे हम पीली पुस्तक भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि येलो बुक किसकी थी दोस्तों, तो वो सवाई तेज सिंह की थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी वृक्ष है खेजड़ी। राज्य की प्रथम वन नीति कब बनाई गई थी, 17 फरवरी 2010 में बनाई गई थी। इसमें संपूर्ण राज्य के 20% भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। 2010 में पहली वन नीति बनी थी। राजस्थान में चंदन वन कहाँ कहाँ मिलते हैं, हल्दी घाटी और देलवाड़ा क्षेत्र में आपको मिलेंगे। देलवाड़ा सिरोही में है दोस्तों, बाकी आप अच्छे से जानते ही हैं। राज्य में 13 वन व्रत हैं, यानी वन मंडल कितने हैं दोस्तों, 13 हैं। इनमें सबसे छोटा वन मंडल जो है वो सिरोही वन मंडल है, और सबसे नवीन अगर आपसे पूछा जाए तो वो है 12। और अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े की बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगा जोधपुर। राज्य में शुष्क सागवान वृक्षारोपण कहाँ किया जा सकता है या फिर कहाँ होते हैं, इनडायरेक्ट आपसे पूछे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, यानी दक्षिणी जिले ही रह गए दोस्तों आपके ये पूरे के पूरे। नीम के वृक्ष पर मई जून में फूल आते हैं, जिन्हें अपने मिमझर कहते हैं। नाम आपने सुना होगा, कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी वो पूछ लेता है, मिंझर।
राजस्थानी कविताएं भी हैं कुछ इस प्रकार की। कांग्रेस घास या गाजर घास किसको कहते हैं? अमेरिका से जब हमारे यहाँ पर गेहूं आए तो गेहूं के साथ ही एक प्रकार की खरपतवार आ गई थी, इससे कई बीमारियां फैलती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तानी वन रोपण व भू संरक्षण केंद्र अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है दोस्तों, तो वो है जोधपुर में। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। जीव रक्षार्थ राज्य में अगर आपसे पहला बलिदान पूछा जाए तो वो 1604 में हुआ था, अमृता देवी वाला नहीं है, ये हम बात करें जोधपुर का ही है, रामसड़ी गांव में हुआ था। इसमें जो बलिदान देने वाली थी वो थी कर्मा व गोरा, दोनों ने जो है इसके लिए बलिदान दिया था दोस्तों। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं गोगा जी व जुझार जी के जो थान है वो किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी। आपके लोक देवताओं की क्लासें भी चल रही हैं, उसमें भी आपने इनको पढ़ा और सुना होगा दोस्तों। तो खेजड़ी वृक्ष हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेजड़ली दिवस जो हुआ था, खेजड़ली कांड, वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो है सबसे बड़ा कौन सा है? अमृता देवी, जो कि बिश्नोई जाति से संबंधित थी, तो ये उसी की याद में मनाया जाता है, या फिर देखिए दिया जाता है, सॉरी। और ये 1994 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1994 में। ओरण किसे कहते हैं दोस्तों? ओरण जो है वो धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र होता है दोस्तों। पुराने समय के आप किसी भी मंदिर को देखोगे तो जहाँ पर आपको मंदिर मिलेगा दोस्तों, जहाँ पर आपको मंदिर मिलेगा वहाँ पर एक बावड़ी या एक तालाब भी मिलता है, और आसपास आपको इस प्रकार का एरिया भी मिलेगा जिसे ओरण कहते हैं। तो दोस्तों ओरण क्या होता था? धार्मिक स्थलों से जुड़ा होता था। इसको आपको इस प्रकार से समझिए, वो उस समय का प्रैक्टिकल था। एक तो आपको ये भी ध्यान में होगा कि दोस्तों ज़्यादातर जो मेले कब लगते हैं वो पूर्णिमा को लगते हैं। बड़ा मेला कब लगता है? पूर्णिमा। दोस्तों पुराने समय की अगर हम बात करें तो उस समय कोई मेले के लिए लाइटिंग वगैरह इतनी होती नहीं थी, लाइटें रहती भी कहाँ थी। तो पूर्णिमा के दिन चांद पूरा होता है, रोशनी रहती थी, उस दिन उसका पूरा उपयोग भी किया जाता था दोस्तों। और वैसे भी हमारे यहाँ पर पूर्णिमा को ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इतनी ट्रक, बस और गाड़ियाँ नहीं थी कि आप कभी भी पहुँच सकते थे। आप पैदल जाते थे या फिर अपने पशुओं को लेकर के जाते थे। तो उनको चराने के लिए क्या होता था? ओरण होता था। या फिर वहाँ पर मेले भी लगते थे, पशु मेले लगते थे, फिर उनको चराने के लिए कुछ चाहिए तो इसलिए ओरण रखे जाते थे। आखेट निषिद्ध ये क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर एक तालाब भी होता था, बावड़ी होती थी, और ये कहा जाता था इसमें से नहा करके ही मंदिर में प्रवेश करें। क्योंकि वैसे भी आप इसको कल्पना करके देखिएगा दोस्तों, वो रास्ते में 10-10 दिन उसको चलते हुए लग जाते थे, तो वो क्या नहा के जाता था क्या दोस्तों? तो नहाना फिर उसको इसीलिए तालाब में या फिर बावड़ी में वो नहाता है और फिर मंदिर में धोख लगाने के लिए जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उस समय की प्रैक्टिकल हुआ करती थी दोस्तों। तो ये ओरण जो है वो धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ पारंपरिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ये आपको सभी मंदिरों के लिए देखने को मिलेंगे जो प्राचीन समय के मंदिर हैं दोस्तों। जहाँ पर पानी का अभाव रहता है वहाँ पर बावड़ियाँ आपको मिल ही जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में घास के मैदान या चारागाह को स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? बीड़ के नाम से जानते हैं। बीहड़ नहीं, बीड़ की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा वनमंडल कौन सा है? जोधपुर। और सर्वाधिक वनों की दृष्टि से बड़ा वनमंडल पूछा जाए तो वो फिर उदयपुर है। क्षेत्रफल से कौन सा हो गया? जोधपुर। अगर आपसे पूछा जाए वन सबसे ज्यादा किस वनमंडल में है तो वो फिर उदयपुर में है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमारा समाप्त होता है टॉपिक, जिसमें हमने वन और वनस्पति को हमने देख लिया है। वन्य जीव को अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। और रीट का पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं पर करवाया जा रहा है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।